Hello friends, my name is रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को एचटेट के PYQs करवाए थे, ठीक है। तो उसमें मैंने है ना कुछ ऐसे टॉपिक देखे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और वो चीज़ हमें आनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं आएंगी तो हमारा जो पेपर है वो क्लियर नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको एक वीडियो पहले करवाई थी जो कि अलंकार की थी, तो जिसने भी वो जाके नहीं देखी वो जाके देख लीजिए। अलंकार करवाई हैं, मेन करवाई हैं जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं और मोस्टली हर एग्ज़ाम में वो मिलते हैं, ठीक है। और आज मैं आपको करवाऊंगी जो कि है छंद, ठीक है। छंद भी बहुत सारे आते हैं पेपर में, ठीक है। एचटेट के पेपर में खासकर ये बहुत ज़रूरी होते हैं और ये चीज़ें हैं ना वैसे मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब हम करते हैं ना तो ये इजी होती है, ठीक है। बस एक चीज़ होती है कि इनको है ना हम ध्यान से करें, बिल्कुल फोकस के साथ, ठीक है। तभी हमें ये चीज़ आराम से आ जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है छंद, ठीक है। अब देखो, पद्य का नियामक छंद कहलाता है। पद्य का नियामक जो होता है वो क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। अब पद्य का नियामक क्या होता है? देखो, अर्थात पद्य को नियमों में बांधने वाला छंद ही है, ठीक है। यानी कि जो पद्य होते हैं, देखो फ्रेंड्स, गद्य और पद्य क्या होते हैं, ठीक है। एक गद्य होता है और एक हमारा पद्य होता है। ये होते क्या हैं, क्या चीज़ होते हैं ये? देखो, गद्य तो होते हैं जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वो जो पाठ होता है ना वो गद्य में आता है, ठीक है। गद्य खंड जिसको हम बोलते हैं। पद्य क्या होता है? जो कि कविताएं होती हैं, ठीक है, जिसको हम काव्य खंड कहते हैं, तो वो हमारे पद्य में आता है। अब नियमक क्या होता है? नियमों में बांधने वाला, यानी कि जो पद्य होते हैं उनको नियमों में बांधने वाला क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। यानी छंद किसे कहते हैं? जो पद्य को नियमों में बांधते हैं, ठीक है। अब गद्य है, अब गद्य को नियमों में बांधने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है व्याकरण, ठीक है। पद्य को नियमों में बांधने वाला छंद और गद्य को नियमों में बांधने वाला हमारा है व्याकरण, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि जो छंद है हमारे उनकी अर्थ और परिभाषा। देखिए, जो छंद है उनकी अर्थ और परिभाषा क्या है? छंद शब्द छद धातु से बना है। किससे बना है? छद धातु से, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना, ठीक है। जो छंद शब्द है वो कौन सी धातु से बना है? छद धातु से बना है और उसका अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना या फिर खुश करना, खुश होना, ठीक है। अब देखो, छंद कविता में लय, गति और संगीतमयता लाने का एक तरीका है। क्या है? लय, गति और संगीतमयता लाने का एक तरीका है। यानी कि जो भी हम कोई कविताएं पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनमें एक लय होती है, एक रिदम सा होता है। वो किसकी वजह से आता है? वो हमारे छंदों की वजह से आता है, ठीक है। उसके बाद है यह कविता की पंक्ति में, यह कविता की पंक्तियों में अक्षर की संख्या, मात्राओं की गणना और विराम, यति तथा लय, गति के नियमों का पालन करता है। क्या कहते हैं कि भी जो कविता की पंक्तियों में, कौन? छंद के बारे में बात हो रही है कि जो हमारी कविता होती हैं, कोई भी हम कविता पढ़ते हैं तो उनकी जो पंक्ति होती है ना, उसमें अक्षरों की संख्या कि भाई कितने अक्षर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये अक्षरों की संख्या होती है। एक होती है मात्राओं की संख्या कि कितनी मात्राएं लगी हैं, ठीक है, उनकी गिनती, और विराम यानी कि भाई कहाँ पे कितने, जो कहाँ पे जो एक पंक्ति है वो आके रुकता है, फिर दूसरी स्टार्ट होती है। कहाँ पे एक पंक्ति वो आके रुकती है, फिर दूसरी स्टार्ट होती है। और एक लय यानी कि भाई यहाँ पे जो राइमिंग होती है ना, जो हम कविता पढ़ते हैं तो यहाँ पे ख़त्म होती है जो राइमिंग, वही लाइन फिर नीचे वाली राइमिंग आ जाती है, लय सेम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि यह कविता पंक्ति में अक्षरों की संख्या, मात्राओं की गणना और विराम, यति तथा लय, गति के नियमों का पालन करता है। यति किसको कहा जाता है? विराम को कहा जाता है। गति किसको कहा जाता है? लय को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। ये चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछी गई है कि छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र आदि के प्रणेता पिंगल नामक ऋषि के थे, ठीक है। अब देखो, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, तो उसमें हमारे छंदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब चलो परिभाषा देखते हैं। परिभाषा किसकी? हमारे छंदों की। देखो, छंद क्या होते हैं? वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं।
वर्ण और मात्राओं के। वर्ण आपको पता है क्या होते हैं कि भाई जैसे मैंने आपको लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा खुश, ठीक है, खुश लिखा। अब ये क्या है ना, ख जो है ये क्या है, एक वर्ण है, ठीक है। श क्या है, एक वर्ण है, लेकिन जो इस पे ऊ की मात्रा लगी होती है ना, ये हमारी मात्रा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या, यानी नियम से जो संख्या के विन्यास, विन्यास क्या होता है, कोई चीज़ क्रम से लगी हो, ठीक है, तरीके से लगी हो, तो उससे जो खुशी पैदा होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे छंद कहा जाता है। एक बार और देखते हैं कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। देखो छंद के अंग, छंद के अंग कौन कौन से हैं, देखो वर्ण और मात्रा आपको पता ही है, मैंने अभी बताया, ठीक है। पाद या पद या चरण। अब इसमें क्या होता है कि भाई देखो जो ये होते हैं ना, हम जो पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो पंक्तियों में जो चरण होते हैं उनको ही पाद या पद कहा जाता है। देखो जैसे ये पंक्तियाँ हैं तो उनमें ये बीच में विराम लग गया, विराम लगने के बाद कि ये जो पंक्तियाँ होती हैं ये क्या होते हैं, हमारे चरण होते हैं कि 1 2 3 4, यानी कि इन पंक्तियों में क्या कितने चरण हो गए, 4 चरण हो गए, ठीक है। तो उनको कहा जाता है संख्या और क्रमगण, ठीक है। संख्या कितनी है कि भाई जो ये हमारी संख्या होती है ना कि लघु और गुरु की, ठीक है, तो उनको, ठीक है। देखो जो संख्या क्या होती है कि भाई जो वर्ण हैं हमारे और जो मात्राएं हैं तो उनकी गणना को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और जो कर्म होते हैं ना, कर्म किसे कहते हैं कि जो लघु गुरु है उनके स्थान के निर्धारण को हम कर्म कहते हैं। तो ये संख्या और कर्म के गण, ठीक है, ये सारे हमारे ये हो जाएंगे। फिर है 4 लघु और गुरु। लघु का चिन्ह ये होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो इन्होंने दे रखा है। मैं आपको बताती हूँ कि भाई लघु का चिन्ह कौन सा होता है। लघु का चिन्ह होता है ये जो आपको दे रखा है, ये चिन्ह लघु का होता है। और गुरु का चिन्ह क्या होता है, गुरु का ये होता है, ठीक है। और ये मात्राएं होती है, ये किसकी मात्राएं होती है, लघु की, और ये किसकी मात्राएं होती हैं, दीर्घ या फिर हम क्या कहेंगे, गुरु की, ठीक है। उसके बाद गति का आपको पता है, फिर है यति, विराम और तुक, ठीक है। तो ये हमारी जो है छंद के अंग हो जाएंगे। चलिए आगे चढ़ते हैं। आगे है हमारा मात्रा। अब मात्रा क्या होती है, देखो वर्णों के उच्चारण में लगा समय, कि जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने में जो समय लगता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मात्रा। यानी कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय हमारी क्या हो जाती है, मात्रा। सबसे पहले हम लघु या ह्रस्व, जैसे आपको बताई थी ना मैंने अभी चिन्ह, जो ये चिन्ह है ना, ये लघु मात्रा का चिन्ह है, ठीक है। अब देखो लघु चिन्ह कहाँ पे लगता है, क्या होते हैं, ए, ई, उ या री, ये एक मात्रिक होते हैं। क्या होते हैं, एक मात्रिक होते हैं, यानी इनमें क्या होती है, इनमें एक मात्रा होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना कि जो लघु होते हैं ना उसमें छोटा ये ए तो है, फिर छोटी ई, छोटा उ और री से ऋषि, ये 4 ऐसे होते हैं जिनमें हम ये चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, जो इन्होंने ये चिन्ह दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है गुरु, दीर्घ। अब जो उनके अलावा जो बचे, देखो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर आई, फिर ऐ, ओ, औ, ये जो वहाँ आएंगे ना, जिसमें भी इनकी मात्रा आएंगी ना, तो वो द्विमात्रिक होते हैं, ठीक है, उनमें 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें 2 मात्रा होती है। अब देखो जो गुरु है या दीर्घ, उनका क्या चिन्ह होता है, ये मैंने आपको बताया था। इसको हम कितने में काउंट करेंगे, इसको हम 2 काउंट करेंगे, और जो ये है ना इसको हम 1 ही काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें 2 मात्रा होती हैं और इसमें हमारी 1 मात्रा होती है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगी नियम। ये नियम फ्रेंड्स, ये नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये समझ लो कि इन नियमों से ही क्या है, हमारे छंद कंप्लीट होंगे, ठीक है। अगर नियम आ जाएंगे ना तो छंद अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये कुछ 7-8 नियम हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो छंदों में स्पेशल। देखो सबसे पहले नियम नंबर 1, ये क्या है कि जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, ये क्या है, सदैव लघु होते हैं, हमेशा छोटे ही होते हैं, ठीक है। और इनके अगर ये छोटे होते हैं तो इनमें हमेशा यही जो चिन्ह है वो बनता है। देखो एग्जाम्पल देखें तो कैसे, देखो नमै, अब न है, न बोलने में किसकी साउंड आ रही है, पीछे हमारे ए की आ रही है, ठीक है। मैं में भी ए की आ रही है तो हमारा लघु हो जाएगा। अब देखो सुर,
सुर है, सुर में किसकी आ रही है, देखो स है, लेकिन स पे हमारे छोटे यू की मात्रा लगी ना, छोटे यू की मात्रा है इसमें, देखो ये रही हमारी छोटे यू की मात्रा, तो इसमें भी हमारा यही चिन्ह लगेगा क्योंकि ये भी लघु हो गया, ठीक है। और रै में ए की आ ही रही है तो ये भी हमारा लघु हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी क्योंकि एक इसकी और एक इसकी, ठीक है। उसके बाद देखो दिन, दिन को आप देख रहे हो, दिन में कितनी मात्राएं हैं, दिन में कैसे, देखो दिन में इनकी मात्रा तो लगी है लेकिन छोटी की मात्रा लगी है, ये वाली जो मात्रा लगी है ये छोटे की मात्रा लगी है, और न में ए आ रहा है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये फिर हमारे लघु के मात्रा के चिन्ह हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि सदैव लघु होता है। फिर देखो पृथु, पृथु में पै के नीचे जो ये रै आया हुआ है ये कौन सा है, ऋषि वाला रै है, ठीक है, ऋषि वाला रै है। उसके बाद है जो थ, थ की छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो छोटा ऊ भी है इसमें, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा चिन्ह, ये हमारा लघु मात्रा का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। याद रख लेना कि जिसमें ए, छोटी ई, छोटा ऊ या री आएंगे उनमें क्या होगा, इनकी मात्रा आएंगी, स्पेशली इनकी जो मात्रा आएंगी तो उनमें हमेशा क्या होगा, लघु होते हैं। वो लघु मीन्स हमेशा छोटे होते हैं और लघु में सिर्फ एक ये जो चिन्ह होता है ये आएगा, ठीक है, और एक ही मात्रा गिनी जाएगी क्योंकि ये क्या होते हैं, लघु को क्या होते हैं, एक मात्रिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है कि भाई देखो कि आ, ई, ये अब बड़े वाले आ गए, ठीक है, कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आई, ऐ, ओ, औ, जिसमें भी ये शब्द आ गए, जिसमें भी ये शब्द आ गए ये सदैव दीर्घ होते हैं, यानी कि दीर्घ मीन्स इनको क्या कहा गया है, गुरु, ठीक है, सदैव हमारे गुरु होते हैं, दीर्घ को गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। तो गुरु का जो चिन्ह है ये क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया ही था, ये जो चिन्ह है हमारे गुरु का चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, जिनमें भी ये आएंगे कि आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये आएंगे जिनमें भी, वो हमेशा दीर्घ होंगे, उनमें हमेशा गुरु का साइन होगा। गुरु का साइन कौन सा होता है हमारा, ये, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए आम, अब आम जो है, ठीक है, आम जो है इसमें क्या है, आ की मात्रा है, बड़ा, तो इसमें हमारे ये लघु, देखो ये चिन्ह दे रखा है, मैंने आपको लिख के दे रखा है, ये चिन्ह कौन सा हो जाएगा हमारा, गुरु हो जाएगा, गुरु वाला चिन्ह, यानी कि ये बड़ा, ठीक है, ये जो गुरु वाला चिन्ह ये होते हैं। मैं दे रखा है, अब मैं में तो ए की आ रही है तो ये हमारा लघु हो जाएगा, तो हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ ये 2 गिने जाएंगे और ये 1 ही गिना जाएगा, ठीक है। अब सेब देख लो, सेब में कितने जो मात्रा है, अब स में एक ही मात्रा लगी हुई है, एक ही मात्रा, तो ये जो एक ही मात्रा इसमें दे रखी है, देखो दे रखी है, अगर दे रखी है तो ये इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा, गुरु का साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दीर्घ है क्योंकि इसमें हमारा गुरु का साइन आ जाएगा, और बै है, बै में ए की साउंड आ रही है तो ये हमारा जो है लघु की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद नदी है, नदी में देखो न में तो लघु की मात्रा है क्योंकि ए की वो आ रही है, लेकिन द में बड़ी ई की मात्रा आ गई, बड़ी ई की मात्रा, देखो बड़ी ई की मात्रा है इसमें, हाँ बिल्कुल दे रखी है बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे हमारा लघु हो जाएगी, सॉरी गुरु हो जाएगा, ये हमारा गुरु का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो शोर, शोर में क्या है, शोर में हमारा ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा हमें यहाँ दे रखी है, शोर में भी ओ की मात्रा है, तो ये हमारा कौन सा साइन हो जाएगा, गुरु का साइन हो जाएगा, और रै में हमारा लघु का साइन हो जाएगा क्योंकि ए की साउंड आ रही है। सूरज में देखो, सूरज में स में कौन से बड़े ऊ की मात्रा, अगर छोटे ऊ की मात्रा आती तो हमारा इसमें लघु हो जाता, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा आई तो हमारा क्या हुआ है, गुरु हुआ है, ठीक है। रै में 1 की और जय में 1 की। अब 1 क्या होता है, ये चिन्ह है 1 का, लेकिन ये हमारा लघु होता है, ठीक है, ये लघु होता है। अब देखो मौज में, देखो मौज में बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़े ऊ की मात्रा किस में आती है, बड़े ऊ की मात्रा हमारे इसमें आई हुई है क्यों, जिसमें हमेशा दीर्घ होते हैं, दीर्घ क्या होता है, गुरु होता है, और गुरु का साइन क्या होता है हमारा, ये होता है, तो ये हमारा गुरु का चिन्ह हो गया। तो गुरु का चिन्ह हमारा यहाँ पे फिर मैं, जो मैं में ओ की मात्रा लगी है तो उसमें हमारा ये आ जाएगा गुरु का, और जय में हमारा लघु का आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखो आगे नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है कि भाई जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार किसको कहते हैं, अनुस्वार जो हमारा अंग, जिसको हम ये बोलते हैं ना अंग की बिंदी लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा अनुस्वार होता है,
ठीक है। अब देखो अनुस्वार सदैव दीर्घ होता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ऊपर बाकी तो सारे स्वर बता दिए, लेकिन जो एक स्वर, दो स्वर थे, एक तो ऐसे अंग और एक मिनट अंग और एक विसर्ग वाला, ठीक है। ये नहीं बताए थे ना, ये रह गए थे। तो अब इनको पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों को, जो स्वर के ये दो होते हैं, ये इन दोनों को क्या कहा जाता है, कौन से वर्ण कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है अयोगवाह वर्ण। इन दोनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों के बारे में बात हो, क्योंकि बाकी तो स्वरों के बारे में बात हो गई, लेकिन इन स्वर के बारे में बात नहीं। चलो इनके बारे में बात करते हैं। अनुस्वार सदैव दीर्घ होता है, ये चीज़ याद रख लेना, ये नियम है कि जो अनुस्वार है ये हमेशा दीर्घ ही होगा, हमेशा, यानी कि गुरु होगा, और गुरु में कौन सा साइन लगता है, गुरु में साइन लगता है ये वाला, ठीक है। हमेशा गुरु ही होगा, दीर्घ ही होगा। अब देखो जैसे कि इन्होंने दे रखा पतंग, पतंग में पैग में कौन सा आ गया, लघु आ गया। तय में कौन सा आया है, गुरु आया है। क्यों? क्योंकि तय के ऊपर अंक की बिंदी जो लगी हुई है ना, अंक की जो साउंड है वो आ रही है, तो ये हमारा गुरु हो जाएगा। उसके बाद गय है, गय में लघु की मात्रा आई हुई है। इसी प्रकार आपको मैं देखो, मैं में क्या हुआ है, लघु की मात्रा है। तय में क्या है, तय के ऊपर अंक की मात्रा आई हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और गय में लघु की मात्रा। अंक में भी ए के ऊपर कौन से अनुस्वार आया हुआ है, तो अनुस्वार आ गया, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, गुरु की मात्रा हो जाएगी। और कै में हो जाएगी हमारी लघु की मात्रा। ऐसे ही रंक में हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नियम नंबर 4 पे चलते हैं। नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 4 किसकी बात कहता है, नियम नंबर 4 कहता है हमारी जो कि विसर्ग। विसर्ग का मैंने आपको बताया था, ये जो होते हैं हमारा विसर्ग होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा विसर्ग होता है। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि भी विसर्ग हमेशा क्या होता है, विसर्ग सदैव दीर्घ होता है, यानी कि दीर्घ मीन्स गुरु। और गुरु का क्या मैंने आपको बताया था, गुरु का मैंने आपको बताया था साइन ये, ठीक है। तो ये गुरु का होता है। अब इन्होंने क्या है, हमेशा दीर्घ होता है। तो जैसे देखो उदाहरण देखते हैं कि भाई जैसे दुख है, इन्होंने क्या कहा, दुख के आगे विसर्ग है, दुख के आगे विसर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गुरु का साइन हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा, दीर्घ का साइन हो जाएगा। ख है, ख हमारा ख में ए की जो साउंड आ रही है हमें, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लघु हो जाएगा। अतः में तय के बाद है ना भाई, तय के बाद है, तो तय का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा गुरु हो जाएगा। अब देखो प्रातः में क्या होता है, प्रातः में कैसे आ गया, देखो अब पै है, पै के पैरों में रह आया हुआ है, ठीक है। इसको तो अगर ये आता ना तो इसको तो कोई वो नहीं होता, लेकिन प्रातः में पै के आगे आ की मात्रा भी आई हुई है, ठीक है। तो ये आ की मात्रा हमारे किस में आती है, आ की मात्रा आती है हमारे दीर्घ में, ठीक है। और दीर्घ हमारा क्या होता है, गुरु बड़ा, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारी कौन सी आएगी, यही आएगी। तय के आगे विसर्ग लगा हुआ है, तो ये हमारे फिर से गुरु वाला साइन आ गया, दीर्घ वाला साइन आ गया, ठीक है। तो चलिए नियम नंबर 4 हो गया कि जो विसर्ग होता है वो हमेशा दीर्घ होता है। चलिए नियम नंबर 5 पे चलते हैं। नियम नंबर 5 क्या कहता है कि आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। अगर आधा वर्ण आता है ना तो वो कोई मात्रा नहीं होती, ना तो उसमें लघु होता है और ना उसमें गुरु के साइन होता है, ठीक है। अब देखो, बल्कि उसके पहले वाला वर्ण जो है वो सदैव दीर्घ होता है, यानी कि जो आधा वर्ण आ गया और उसके पहले वाला जो वर्ण होगा ये हमेशा क्या होगा, दीर्घ होगा, ठीक है। इसमें लघु नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि देखो उदाहरण सत्य। अब सत्य में जो तय है, आधे का कोई, इन्होंने क्या कहा है कि आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है, तो आधे वर्ण की मात्रा जो है कट कर रखी है, ठीक है। अब देखो आधे वर्ण से पहले आने वाला वर्ण जो है हमेशा क्या होगा, दीर्घ होगा। दीर्घ मीन्स क्या होता है हमारा, ये जो गुरु का साइन होता है तो ये दीर्घ है, ठीक है। उसके बाद यह जो है, यह में ए का साउंड आ रही है तो ये हमारा लघु हो जाएगा, ठीक है। अब रिक्त में क्या हो गया हमारा, जो रिक्त में आधा क्या आया हुआ है, ठीक है। अब देखो आप अगर ये ऐसे देखोगे कि भाई मैम आपने छोटी ई का बताया था, छोटी ई हमेशा किस में आएगी, वो हमारे लघु वर्ण में आएगी। लेकिन लघु की मात्रा कब लगेगी, लघु की मात्रा जब लगेगी जब उसके आगे जो है आधा वर्ण ना लगा हो। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। उससे पहले यहाँ देखो पहले लिखा हुआ है, पहले वाला वर्ण, तो जहाँ पहले वाला वर्ण यानी कि हमारा जो रिक्त है ना,
रिक्त के आगे जो पहले वाला वर्ण है, कै के आगे पहले वाला वर्ण जो है वो क्या है हमारा दीर्घ होगा हमेशा, ठीक है। और पीछे वाला तो नहीं होगा, सिर्फ आगे वाला ही दीर्घ होगा, पीछे वाला जो होता है हमारे नियम के अकॉर्डिंग वो होगा, ठीक है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट नियम पे चलते हैं, जो कि हमारा नियम नंबर 6। ये क्या कहता है, देखो संयुक्त अक्षर सदैव दीर्घ होते हैं, संयुक्त अक्षर जो होते हैं सदैव दीर्घ होते हैं। अब इन्होंने कहा संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ण, ये चीज़ याद रख लेना, संयुक्त अक्षर के पूर्व वाला वर्ण जो है वो दीर्घ होता है। ये छूट गया था तो मैंने बाद में लिख दिया कि जो संयुक्त अक्षर है ना, तो उसके बाद वाला वर्ण क्या होगा, उसके पहले वाला वर्ण क्या होगा, वो हमेशा दीर्घ होगा, ठीक है। कैसे, देखो उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जो से पहले तो मैं आपको बताती हूँ संयुक्त अक्षर होते क्या हैं। देखो संयुक्त अक्षर जैसे क्ष है, क कै प्लस श, तो कक्ष बनता है, ठीक है। त्रय क्या होता है, त्रय होता है तय प्लस रै। उसके बाद ज्ञ है, ज्ञ क्या होता है, जय प्लस अय मिलके क्या बनता है हमारा ज्ञ बनता है। और श्रय कैसे बनता है, श प्लस रै बन के हमारा श बनता है। यानी कि संयुक्त, यानी कि दो वर्णों से मिल के जो एक वर्ण बनता है वो हमारा संयुक्त वर्ण कहलाता है या संयुक्त अक्षर कहलाता है, ठीक है। तो हमारे जो वर्ण हैं उनमें सिर्फ ये 4 ही अक्षर ऐसे हैं जो कि हमारे संयुक्त हैं। कौन कौन से, कि भाई अक्षय, त्रय, ज्ञ और श, ठीक है। तो ये 4 ही ऐसे हैं जो कि संयुक्त अक्षर है, और वो किन किन से मिलके बने हैं, कै, श, त, र, ज, अ, श, र, तो इनसे मिलके बने हुए हैं। अब देखो संयुक्त अक्षर क्या होता है कि संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ण जो है दीर्घ होता है। देखो इसमें संयुक्त अक्षर कौन सा है, त्रय है, इसके पहले वाला वर्ण कौन सा है, मी है, तो छोटे की मात्रा इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या है हमारा लघु होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या है संयुक्त अक्षर के पहले वर्ण यानी त्रय के पहले वाला वर्ण जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, दीर्घ होगा, ठीक है। रक्षा में देखो, रक्षा में ये कौन सा हमारा संयुक्त अक्षर है, इसके पहले वाला वर्ण, अब रै में खाली ए की साउंड आ रही है तो ये हमारा लघु होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दीर्घ है, क्यों, क्योंकि ये नियम फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो विज्ञान में ज्ञ के आगे वी है, तो वी हमारा क्या दे दिया इन्होंने, बड़ा दे दिया, यानी कि गुरु दे दिया। उसके बाद है विश्राम, विश्राम में भी श के आगे वाला हमारा क्या दे दिया इन्होंने, हमारा गुरु वाला दे दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं उसके पहले वाला जो वर्ण होता है हमेशा ही बड़ा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं। चलिए नियम नंबर 7 पे चलते हैं। नियम नंबर 7 क्या कहता है हमारा, कि भाई देखो रेफ रे क्या होता है, रेफ रे क्या होता है फ्रेंड्स, रेफ रे होता है कि जैसे कोई भी हम वर्ड लिखते हैं ना, तो उसके ऊपर ये वाला जो साइन लगाते हैं ना हम, इसको हम रेफ रे कहते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपको देखो रेफ रे की कोई मात्रा नहीं होती, जिस पे भी ये वर्ण आता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, किंतु उसके पहले वाला वर्ण सदैव दीर्घ होता है, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर वाले नियम में पढ़ा था ना कि भाई उसके पहले वाला वर्ण, जैसे कि हमने आधे वर्ण के आगे वाला भी दीर्घ होता है, ठीक है। उसके बाद जो संयुक्त अक्षर के वाला वर्ण भी जो क्या है उसके पहले वाला वर्ण भी दीर्घ होता है। ऐसे ही ये जो रेफ रे है ना, इसकी कोई खुद की मात्रा नहीं होती, किंतु उसके पहले वाला जो वर्ण होता है वो हमेशा ही दीर्घ होता है, ठीक है। अब देखो जो उदाहरण दे रखा है इन्होंने, सूर्य। अब सूर्य में ये जो रे दिया हुआ है, तो देखो सूर्य में जो बड़े सै में तो बड़े की मात्रा है, ठीक है, वैसे भी ये गुरु होना चाहिए था, लेकिन अगर छोटे की मात्रा भी होती तो यहाँ पे फिर भी हम गुरु वाला साइन लगाते। क्यों लगाते, क्योंकि इन्होंने कहा है कि रेफ रे जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन उसके पहले वाला जो वर्ण होता है वो हमेशा दीर्घ होता है। तो जो ये है इसके पहले वाला वर्ण है, तो ये वैसे भी दीर्घ ही होना चाहिए, ठीक है। पर्व देख लो, पर्व में जो ये रेफ है, अब ये तो लघु होना चाहिए था ना, क्योंकि खाली पै है, ठीक है, कोई मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दीर्घ की मात्रा दे रखी है, यानी गुरु की मात्रा दे रखी है। क्यों, क्योंकि ये नियम यही कहता है, ठीक है। ऐसे ही गर्भ में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। नियम नंबर 8 ये क्या कहता है कि भाई पदेन रे क्या होता है, जो कि पैरों में लगता है। जैसे मैंने पैर के नीचे रे लगा दिया तो ये हमारा प्र बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारा पैरों के नीचे जो भी रे लगता है वो हमारा पदेन रे होता है, ठीक है। साइन आपको दे रखा है, सदैव लघु होता है, ये हमेशा लघु होता है। ये चीज़ याद रख लेना कि ये हमेशा लघु होता है, यानी इसमें हमेशा ये वाला साइन आएगा, ना कि ये वाला, ठीक है। अब देखो
पदेन रह हमेशा सदैव जो है वो क्या होता है, लघु होता है, यानी कि छोटा होता है, एक होता है, एक मात्रिक होता है। उदाहरण देखो, प्रथम पै के नीचे रह है तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे लघु का साइन दे रखा है। थ पे तो आना ही चाहिए, मैं पे भी आना ही चाहिए। प्रज्ञा, प्रज्ञा में क्या है, पै के नीचे रह है तो ये देखो। अब एक चीज़ और, यहाँ पे ये बड़ा दे रखा है, कैसे पता लगेगा अभी हमें, यहाँ बड़ा क्यों दे रखा है, ये तो पैर के नीचे रह लघु होता है। लेकिन देखो पीछे ये भी तो देखो, पीछे ये कौन सा हमारा संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर किससे मिलके बनता है हमारा, संयुक्त अक्षर जय और इनसे मिलके बनता है हमारा, ठीक है। तो इससे हमारा मिलके बनेगा, तो ये हमारा कौन सा होगा, संयुक्त अक्षर होगा। संयुक्त अक्षर के पहले वाला अक्षर क्या अभी हम पढ़ के आए हैं, तो वो हमारा कौन सा होएगा, वो हमारा दीर्घ हो जाएगा, यानी कि गुरु हो जाएगा। तो गुरु का साइन तो यही होगा, तो ये हमारा इस तरीके से ठीक होगा, ठीक है। चलिए नियम नंबर ये 8 ही थे, ठीक है। तो हमारे नियम ये 8 ही थे। एक बार फिर से देख लेते हैं हम, ताकि आपको है ना कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखो फर्स्ट में क्या है, जिसमें ए ई ऊ री आएंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारे सदैव लघु रहेंगे। नियम नंबर 2 में क्या है, जिसमें ये ए ई ऊ छोड़ के बाकी सारे जो स्वर हैं वो आएंगे, वो हमारे क्या उनसे हो जाएंगे, नियम नंबर 2, यानी कि जो ये साइन गुरु का साइन हो जाएगा। नियम नंबर 3 में क्या होता है कि जो अनुस्वार होता है वो हमेशा दीर्घ रहता है, ठीक है। नियम नंबर 4 में क्या कहता है, जो विसर्ग होता है ना, तो विसर्ग जो है ये भी हमेशा क्या रहता है, दीर्घ रहता है। नियम नंबर 5 में क्या होता है, आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, मतलब कि जो आधा वर्ण है उसकी मात्रा नहीं होती, लेकिन उससे पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। नियम नंबर 6 में क्या होता है कि संयुक्त अक्षर जो होता है वो उसके पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ होता है, संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ होता है, ठीक है। उसके बाद जो नियम नंबर 7 है, इसमें क्या है, जो रेफ रे की मात्रा होती है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसीलिए जो उसके पहले वाला वर्ण होता है ये हमारा हमेशा दीर्घ होता है। उसके बाद नियम नंबर 8 है, यानी कि पदेन रे जो होता है, यानी कि पैरों में जिसके रे की मात्रा लगती है वो हमेशा लघु होता है। और लघु क्या होता है, हमारे जो संयुक्त अक्षर भी आता है ना, तो हमें हर जगह के रूल जो हमने अभी पढ़े हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अगर इसमें प्र है तो मैं एक ही रूल फॉलो करूँगा, लेकिन पीछे हमारे संयुक्त अक्षर का भी रूल दे रखा है तो वो भी हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये आ गए ना, तो ये सोच लो आप लोगों को आधे छंद आ गई, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं छंद के भेद, ठीक है। छंद के भेद देखो, सबसे पहले हमारा मात्रिक छंद। देखो मैं बताती हूँ कि है ना, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ ये 2 ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 2 ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी ये हैं, ये सिर्फ हम एक आधा इनका वो पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए, जो हमारे एग्ज़ाम में ऑप्शन के थ्रू आया है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछा गया इनका, सिर्फ ऑप्शन के थ्रू आया है, तो वो 1-2 छंद हम इसके पढ़ेंगे। और जो मुक्त छंद है इसका मैं आपको यहीं नीचे बता दूँगी कि इसका क्या है, लेकिन मेन जो है हमारे सिर्फ ये फर्स्ट 2 ही छंद है, ठीक है। चलो सबसे पहले मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है, जिसमें मात्राओं की गणना होती है, ठीक है। मात्रा मैंने आपको बताया था, मात्रा आप कैसे गणना कर सकते हो, लघु और गुरु से कर सकते हो, लघु और गुरु से आप मात्राओं की गणना कर सकते हो इस चिन्ह से, इसमें, क्योंकि ये एक मात्रिक होता है, ये 2 मात्रिक होता है, तो इसको हम कितने 2 गिनेंगे और इसको हम कितने गिनेंगे 1 गिनेंगे, ठीक है। अब देखो मात्राओं की गणना होगी मात्रिक छंद में। वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है, ठीक है। वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होगी। वार्णिक वृत्त छंद में मात्रा और वर्णों दोनों की ही गणना होती है। वार्णिक वृत्त छंद में मात्राओं की और वर्णों, यानी कि ये मात्रा भी होती है वर्ण भी होते हैं, दोनों की ही गणना किसमें होती है, हमारी वार्णिक वृत्त छंद में होती है। उसके बाद है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद में क्या होती है, न तो वर्ण की गणना होती है और न ही मात्रा की गणना होती है। मुक्तक छंद में क्या हो गया, न तो वर्ण की गणना होगी वही ना ही मात्रा की गणना होगी, यानी वो मुक्त होंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए मुक्तक छंद की 2-4 बातें पढ़ लेते हैं जो कि हमारी इम्पोर्टेंट है, बाकी जो हैं हम बाकी वार्णिक और मात्रिक छंद करेंगे। देखो मुक्तक छंद न तो वर्ण होता है इसमें और न ही मात्रा की गणना होती है, ठीक है, तो वो हमारा मुक्तक छंद होता है, यानी कि मुक्त होता है। मुक्तक छंद को रबड़ छंद या केचुआ छंद भी कहा जाता है। रबड़ छंद याद रखना कि रबड़ छंद और केचुआ छंद किसको कहा जाता है, हमारे मुक्तक छंद को कहा जाता है। और इनके प्रणेता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। मुक्तक छंद जो है इसमें क्या होता है, न तो वर्ण की गणना होती है न ही मात्रा की गणना होती है, और ये इनको रबड़ छंद और केचुआ छंद कहा जाता है। और इनके प्रणेता कौन है, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है। मुक्तक छंद की पहली रचना जूही की कली मानी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, इसको आप
बेशक से इम्पोर्टेंट लिख लेना यहाँ पे, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई मुक्तक छंद की पहली रचना जो थी वो कौन सी मानी जाती है, जूही की कली मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं हमारा पहला मात्रिक छंद। ये है इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं ये। ठीक है, तो आप ध्यान से इनको पढ़िएगा। ठीक है, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या होते हैं कि जिस छंद में मात्रा की गणना हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और वर्णिक छंद क्या होते हैं, जिस छंद में वर्णों की गणना होती है। ठीक है, अब मात्रिक छंद के भेद। ठीक है, मात्रिक छंद के भेद देखो, मात्रिक छंद के भेद सबसे पहले है सममात्रिक छंद, फिर है अर्ध सममात्रिक छंद और फिर है विषम मात्रिक छंद। अब देखो सममात्रिक छंद क्या होता है, जिसमें कम से कम 4 चरण होते हैं। चरण कैसे होते हैं फ्रेंड्स, देखो जैसे पंक्ति है, ठीक है, और इसके ऐसे जैसे यहाँ बीच में कोमा लगा दिया जाता है ना, ठीक है, तो ये कोमे क्या होते हैं, ये हमारे मात्रिक छंद में आते हैं। ठीक है, ये कोमे होते हैं ना, ये हमारे चरण बनाते हैं, यानी ये हमारा फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण और ये फोर्थ चरण हो गया। तो ये हमारे 4 चरण इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, कभी ये भी सोचो कि 4 लाइनें होती हैं, ऐसा नहीं होता, ये हमारे 4 चरण इस प्रकार से क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सममात्रिक छंद है उसमें कम से कम 4 चरण होते हैं। उसके बाद अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें क्या होते हैं, इसमें पहला और तीसरा और दूसरा और चौथे की मात्रा जो है समान होती है, आधा वर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद विषम मात्रिक छंद में पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे इनकी मात्राएं समान होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा विषम मात्रिक छंद हो जाएगा। याद रख लेना, मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, याद रख लेना, बार बार बोल रही हूँ कि सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सममात्रिक छंद है ये क्या होता है, सममात्रिक छंद देखो जिसमें समान मात्रा होती है सब में। देखो जिस छंद के सभी चरण समान हो, सभी चरण यानी कि जो 4 चरण होते हैं ना वो समान हो, उनको हम क्या कहते हैं, चरण मीन्स मात्राएं समान हो, उनको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, जिस छंद के सभी चरण समान हो अर्थात मात्राएं समान हो, उनको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। देखो अब जो सममात्रिक छंद है इसके जो हमारे भेद है, देखो सबसे पहले आता है चौपाई, ठीक है, उसके बाद आता है रोला, उसके बाद आता है गीतिका, उसके बाद आता है हरि गीतिका, उसके बाद आता है अहीर, उसके बाद आता है तोमर। ठीक है, अब देखो जो चौपाई है उसकी कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई की। ठीक है, रोला की कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका की कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका की कितनी मात्राएं होती है, 28 मात्राएं होती हैं। अहीर की कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। और तोमर की कितनी मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं। याद रख लेना, चौपाई 16, रोला 24, गीतिका 26, हर गीतिका 28, अहीर 11, तोमर 12। अब देखो ये इनमें से है ना फ्रेंड्स, हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है फ्रेंड्स, देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चौपाई है, रोला है, गीतिका है, हरी गीतिका है। ठीक है, ये है ना तो हमने किसी क्वेश्चन में देखे हैं आए हुए, ठीक है ना, मतलब कि हमारे PYQs में देखे हैं और ना ही हमारे सिलेबस में दिए होंगे ये। ठीक है, तो इनको हम नहीं करेंगे, आज हम करेंगे सिर्फ ये 4 जो कि हमारे सममात्रिक छंद में 4 आते हैं, मेन बार बार आए हुए हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, हरी गीतिका। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम करते हैं हमारा सबसे पहले जो है चौपाई, और एक और है ये क्या नाम है इसका, आला। ठीक है, आला छंद, इसमें 31 मात्राएं होती हैं। तो हम ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, हमारा जो छंद है मतलब जो हमारे पेपर में आए हुए हैं वो करेंगे। ठीक है, अब देखो चौपाई, चौपाई क्या होती है, देखो चौपाई छंद यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक यानी जो आपको पता है जिसमें मात्राएं समान होती है सबकी। ठीक है, तो यह क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक एक वर्ड याद रख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये सारी लिख देंगे और लिख के ये पूछेंगे ये कौन सा छंद है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे कि यह एक सममात्रिक छंद है। कौन सा, चौपाई छंद। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी, 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। अंत में 2 गुरु और 2 लघु होते हैं। 2 गुरु जो गुरु का साइन ये होते हैं और लघु के साइन ये होते हैं, मैंने आपको बताए थे। याद रख लेना कि 2 गुरु अंत में जो है और 2 लघु अंत में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं आप देखो, जैसे कि
बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मुरिमय चूरिन चारु, समन सकल भव रुच परिवारु। अब देखो इसमें कैसे आपको ये लघु गुरु क्या मतलब कि पता चलता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, इसमें 4 चरण होते हैं। देखो एक ये हो गया, यहाँ पे हो गया एक चरण, ये यहाँ तक हो गया हमारा दूसरा चरण, ठीक है। फिर ये जो हो गया हमारा तीसरा चरण, और ये जो है यहाँ से और यहाँ तक हमारा चौथा चरण हो गया। यानी कि इसमें कितने चरण हो गए हमारे, 4 चरण हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि यहाँ पे 4 चरण होते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और अंत में 2 गुरु और 2 लघु होते हैं। अब देखो 16 मात्राएं, अब हम इनको कैसे गिनते हैं, ठीक है। देखो चलो अब हम इनको गिन के बताते हैं कि इसमें 16 मात्राएं कैसे होंगी। देखिए अब देखो ये मैंने आपको बताया, बंदौ गुरु पदम पदुम परागा। अब देखो बंदौ बै के ऊपर अंक की बिंदी आई हुई है, तो यानी यहाँ पे गुरु लघु होगा, सॉरी गुरु होगा, ठीक है। गुरु वाला साइन आया हुआ है भाई। द और ऊ, छोटा ऊ पे मैंने आपको बताया था कि लघु का साइन होगा, और द पे भी ए की साउंड आ रही है तो लघु का साइन होगा, ठीक है। उसके बाद गुरु, ग पे छोटे ऊ की मात्रा है तो लघु का है, बिल्कुल ठीक है। रे पे छोटे ऊ की है तो मतलब हमारा लघु का साइन हो गया। पै और द, इस पे भी लघु का साइन, पै और द और मैं, पै द मैं, ये क्या है, ये भी हमारे क्या हो गए, द पे भी छोटे ऊ की लगी है तो ये हमारे कौन सी होगी, लघु हो गई, ठीक है। पै हमारा लघु है, लेकिन जो रा है, आ की मात्रा आई हुई है दोनों में, रा और गा में, परागा में, तो इसमें गुरु की हो गई, ठीक है। उस प्रकार से हमारे इनमें भी क्या है, ऐसे ही है सारी, ठीक है। अब देखो अब हम इनको गिनेंगे कैसे, गिनेंगे ऐसे, देखो अब हम इनको गिन के बताती हूँ मैं आपको कि हम इनको कैसे गिनेंगे। देखो जो इसको जो गुरु है ना, जो गुरु वाला साइन है, इसको हम 2 काउंट करेंगे क्योंकि ये 2 मात्रिक होते हैं, और जो लघु है इसको हम 1 काउंट करेंगे क्योंकि ये 1 मात्रिक होते हैं, ठीक है। तो देखो अब जो ये गुरु है ऊपर 2 3 4 5 6, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक कितने हो गए हमारे, 16 हो गए। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं कही हैं ना इन्होंने, तो यहाँ तक हमारे 16 हो गए। आगे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे भी हमारे कितने हो गए, 16 हो गए। यानी कि इनमें भी आप गिन के देखोगे तो इनमें भी हमारे कितने होंगे, 16 मात्राएं मिलेंगी, ठीक है। प्रत्येक चरण में इन्होंने बोला 16 मात्राएं, तो हमारी 16 मात्राएं होती हैं, तो ये हमारा चौपाई छंद होता है। तो इस प्रकार से होगा। एक चीज़ और आप ये सोचोगे कि मैम जिसने भी ध्यान से देखा होगा कि देखो यहाँ पे र है, यहाँ पे लघु की मात्रा आई हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे र है तो यहाँ पे रू है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आई हुई, यहाँ पे क्यों गुरु की मात्रा आई हुई है, तो देखो। और यहाँ पे देखो परिवारों में भी आई हुई है, तो देखो मैंने आपके लिए क्या चीज़ देखो डिटेल में दे रखा है कि जो ये वाला रू होता है ना, ठीक है, ये आपको हम नॉर्मल लिखते हैं ना तो उसमें तो शायद ना भी मिले, लेकिन जो हम टाइपिंग वाली जो राइटिंग होती है तो उसमें मिलता है। ये जो र होता है ना, और इसमें बिना ऐसे गुमोए, और ये ऐसे बिना गुमोए, और ये ऐसे लिखते हैं, ये हमारा छोटा ऊ होता है, यानी कि छोटा ऊ होता है। और इसमें हमारी फिर कौन सी आ जाएगी, इसमें हमारा लघु का साइन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हम ऐसे घुमा के र लिखते हैं, ठीक है, जब हम ऐसे घुमा के र लिखते हैं ना, ये घुमा हुआ मिलता है, तो ये हमारा बड़े ऊ का साइन हो जाता है, बड़े ऊ का। तो बड़े ऊ का साइन में हमारा कौन सा आ जाता है, लघु का, गुरु का साइन आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 गुना जाता है और ये 1 गिना जाता है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि ज़रूरत है, ज़रूरत में इस तरीके का रे लिखा हुआ है तो ये हमारा छोटा ऊ हो गया, लेकिन जो रुपया में आता है रू, तो ये हमारा बड़े ऊ का आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बड़े ऊ में आ जाएगा। बड़े ऊ में गुरु होगा और छोटे ऊ में लघु होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट छंद पे चलते हैं। नेक्स्ट छंद है हमारा रोला छंद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बार बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आपने जिसने भी किए होंगे मेरे साथ में प्रीवियस पेपर, तो उन्होंने देखा होगा, ठीक है। अब देखो यह एक सममात्रिक छंद है। कौन सा है,
रोला छंद जो है एक सममात्रिक छंद है, यानी कि इसमें भी मात्राएं जो है समान है। देखो इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, ये चीज़ याद रख लेना, ये चीज़ बार बार आती है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राएं होती है, यानी कि हर जो ये चरण होते हैं इनमें 24 मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम का प्रयोग होता है। अब 24 मात्राएं होंगी, यानी कि इसमें भी 24 है और इसमें भी 24 है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि यति विराम, जहाँ पे देखो ये विराम लगा हुआ है ना, ये विराम यानी कि कोमा लगा हुआ है, यानी ये विराम हो गया, यति लग गई इस पर, ठीक है, यति लग गई, तो प्रत्येक यति विराम पर 11 और 13 मात्राएं, यानी कि पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी। चलिए गिनते हैं पहले और दूसरे चरण में। उससे पहले देखो इसे काव्य छंद भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है कि कौन से छंद को काव्य छंद भी कहा जाता है, तो हमारा जो रोला छंद है उसको काव्य छंद भी कहा जाता है। दोबारा से एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम का प्रयोग किया जाता है और इसे क्या कहा जाता है, इसे काव्य छंद भी कहा जाता है। अब देखो हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रचीर में। अब देखो इसका क्या है, देखो इन्होंने क्या है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं गिनते हैं। देखो ये आपको आई होप ये आपको लगाने आ गई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो आप है ना मुझे कमेंट में लिख के बता देना कि मैम एक बार फिर से बता दो। तो देखो एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये 1 है, ये 1 काउंट होगा, और ये जो गुरु का साइन है ये हमारे 2 काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये द्विमात्रिक है और ये एक मात्रिक है, ठीक है। चलिए अब हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 24, ठीक है, ये हमारे कितने आ गए, 24 आ गए, 24 ही हमारे रोला छंद में है। अगर आपके पास ऐसा ही कोई एग्जाम्पल आ जाए पेपर में तो आप कैसे गिन सकते हो, आप ऐसे गिन सकते हो, यानी 24 हो गए, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये हमारा रोला छंद है। लेकिन अब ये कैसे कन्फर्म करेंगे कि प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम लगता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 हो गए हमारे, एक चरण में 11 हो गए और ये कोमा लग के यहाँ पे विराम लग गया, ठीक है, यहाँ 11 हो गए। अब इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे कितने पे लगा, यहाँ पे 13 पे विराम लगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप नीचे वाली लाइन पढ़ोगे तो इसमें भी आपको ऐसे ही मिलेगा कि भाई जहाँ तक कोमा लगा यहाँ तक तो आपको कितने मिलेंगे, 11 मिलेंगे, और जहाँ पे कोमा नहीं लगा उसके बाद आगे आपको 13 मात्राएं मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसको करके देखिएगा, नीचे वाली मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखो रोला छंद समझ में आ गया। जो हमारा चौपाई छंद था, चौपाई छंद में कितनी थी, 16 मात्राएं थी, और जो रोला छंद है इसमें हमारी 24 मात्राएं हैं। चौपाई छंद उसमें 16 ही होती हैं, ठीक है, 16 मात्रा पर ही यति होती है, लेकिन जो हमारा रोला छंद है इसमें हमारे 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम लगता है, ठीक है, काव्य छंद भी इसको कहते हैं। चलिए अब हम करेंगे हमारे गीतिका छंद। गीतिका छंद क्या है भाई, देखो यह एक सममात्रिक छंद है। जो गीतिका छंद है हमारा, यह कैसा छंद है, एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसकी प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होंगी हमारी, 26। याद रख लेना कि हमारी कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं पर यति। अब इसमें क्या हो गया, 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं भाई कि ये क्या है, कि प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। 26 गिनते हैं, नीचे वाली आप गिनोगे अपने खुद से और ऊपर वाली मैं गिनूंगी, ठीक है। देखो 2, और ये चीज़ आपको लगानी आनी चाहिए, गुरु और लघु। जैसे कि ध है, ध हमारा क्या हो गया, ध हमारा एक ही साउंड आ रही है, तो हमारा जो क्या है इसमें लघु आना चाहिए। लेकिन ये अब आप देखोगे कि ये जो रेफरा है, मैंने आपको बताया था ना रेफरा, तो रेफरा कौन सा था भाई, ये था, सॉरी रेफरा कौन सा था हमारा, जो मैं के ऊपर लगी हुई है ना मात्रा, ये हमारी रेफरा की मात्रा ये, ठीक है। तो इसके पहले वाला वर्ण चाहे वो भाई लघु दीर्घ, उसमें वो हमेशा दीर्घ ही रहेगा, तो इसीलिए हमारा इसमें क्या आ गई, दीर्घ की मात्रा आई हुई है,
ठीक है, इसलिए हमारी यहाँ पे दीर्घ की मात्रा आई हुई है, ध्यान रख लेना। फिर कै में एक ही मात्रा है, ये तो है ही बड़ी। मैं जो है गे है, ये हमारी लघु होती हैं, इसमें भी एक ही मात्रा, ये भी हमारा दीर्घ हो गया। उसके बाद ए है, इसमें लघु लघु लघु। मैं पे बड़ी एक ही मात्रा आ गई, बड़ी एक ही मात्रा आ गई तो गुरु हो जाएगा। सै पे एक ही मात्रा आई हुई, गुरु हो जाएगा। कै पे कोई मात्रा नहीं है तो हमारा लघु हो जाएगा। भै पे बड़ी एक ही मात्रा तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। डै रे, इन पे भी कोई मात्रा नहीं है तो इन पे लघु हो जाएगा। ना में आ की मात्रा जुड़ी है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा गुरु हो जाएगा। नै पे कोई मात्रा नहीं लगी है, लघु। और है पे बड़ी की मात्रा लगी है तो हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में। अब देखो, अब हम करेंगे कि भाई अब हम काउंट करेंगे, गिनती करेंगे कि 26 मात्राएं होती है। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, आ गई 26 हो गई हमारी फर्स्ट में। देखो पूरे में 26 हो गए। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक चरण में 14 और 12 पर यति होती है। अब 14 और 12 की यति देखो, 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे क्या हो गया, हमारी यति विराम हो, 16 नहीं गिना, हमें 14 गिनना है तो ये 15 16 मैंने एक्स्ट्रा गिन दिया। हमारे यहाँ पर क्या हो गई, यति विराम हो गई। उसके बाद है 12 मात्राएं। 12 मात्राएं हम आगे करेंगे। देखो आगे हम क्या करेंगे, 12 मात्राएं करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 हो गई और यहाँ पे हमारी 14 हो गई। तो इस प्रकार से आप गीति का छंद है उसको कर सकते हैं। आप नीचे वाले को भी करके देखेंगे, ये भी आपको इजीली ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट छंद पे चलते हैं, हरि गीति का छंद जो कि है हमारा। अब हरि गीति का छंद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। इजी से छंद है, बस एक बार है ना कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाकी सारे आप आराम से कर दोगे। तो देखिए हरि गीति का छंद, इसमें क्या होता है कि यह एक सममात्रिक छंद है। आपको पता है कि हम सारे अभी तक सममात्रिक छंद का ही पाठ कर रहे हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होंगी भाई, 28 मात्राएं होंगी। ठीक है, अब ये चीज़ें अब याद रह लेना। तो ये देखो गीतिका है, गीतिका छंद में हमारी कितनी है, 26 मात्राएं हैं। अब गीतिका में 2 वर्ण आगे जुड़ गए, हरि, तो इसमें भी हमारे 2 वर्ण, मतलब कि 2 वर्ण आगे जुड़ गए तो हमारे कितनी, 2 मात्राएं आगे जुड़ गई तो हमारी 28 मात्राएं हुई। तो आप इस तरीके से भी इसको याद करके चल सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी याद करो, बट इम्पोर्टेंट क्या है, याद करना। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, आपको पता है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। कितने, 16 और 12। इसके अंत में लघु यानी कि जो ये चिन्ह होता है और गुरु का प्रयोग होता है। एक चीज़ और, अंत में मैं आपको बताऊं कैसे होता है कि जैसे देखो ये अंत है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये अंत नहीं लिखा हुआ है, ये आप कंफ्यूज मत होना कि भाई क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इन्होंने क्या कहा है कि लघु और गुरु का प्रयोग होता है, अंत में लघु और गुरु का, यानी पहले लघु आता है और फिर गुरु आता है। तो इसमें भी पहले लघु और गुरु आया हुआ है, इसमें पहले लघु और गुरु आया हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, अब देखो क्या क्या है कि सममात्रिक छंद है। अब इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं थी। अब आप इसमें गिनोगे तो 28 मात्राएं होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक चरण में 16, तो यहाँ पे 16 हो गया, फिर 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। पूरी हमारी कितनी होगी, पूरी 28 की 28 हैं। उनमें से 16 हमने पहले गिनी थी और 12 हमारी बाद में हो गई हैं। तो ये हमारी यति, मतलब कि ये विराम लगना कहते हैं, जिसमें आपका कोमा आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम हमारी नेक्स्ट एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें, आप देख लीजिएगा कि भाई हरगीति का छंद जो है उसको क्या कहा जाता है। हरगीति का छंद का बादशाह मैथिली शरणगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, हरगीति का छंद का बादशाह किसको कहा जाता है, मैथिली शरणगुप्त को कहा जाता है। और ये ना मतलब कि जैसे कि आपको साहित्य में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने आपको नोट डाल के यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, मैं सममात्रिक छंद के हमने 4 किए हैं, बाकी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं किए, और ये बार बार क्वेश्चन में आए हुए हैं, पेपर में आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये कराए हैं। तो अब हम करेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होता है, देखो फ्रेंड कि देखो
जिस छंद में पहला और तीसरा चरण तथा दूसरा और चौथा चरण समान हो। पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा चरण अगर समान होंगे तो ये हमारे किस में आएंगे, अर्ध सममात्रिक छंद में आएंगे। अर्ध का मतलब होता है आधा वर्ण, ठीक है। तो अर्ध का आप आधा वर्ण से ले सकते हो, ठीक है। चलिए कि भाई जिस छंद में पहले और तीसरा चरण तथा दूसरा और चौथा चरण समान हो वह अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो अर्ध सममात्रिक छंद है ना, इसके देखो कौन कौन से जो पार्ट है वो देखो। अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें हमारा है एक तो दोहा, फिर है सोरठा, फिर है बरवे और फिर है उल्लाला, ठीक है। 4 छंद हैं हमारे जो कि अर्ध सममात्रिक में आएंगे। दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला, ये 4 छंद हैं देखो। और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये चारों ही करेंगे। देखो 13 तो दोहा में 13 और 11 वर्णों पर जो क्या कहते हैं यति होती है, ठीक है। उसके बाद सोरठा में 11 11 13 13 पर होती है, यानी कि 11 11 13 13 इस तरीके से। 11 11 13 भी कैसे, यानी कि पहला और तीसरा चरण, ये तीसरा है और ये दूसरा है और ये चौथा है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब क्या कहा है कि इसमें क्या कहा था कि भी पहले और तीसरा वर्ण समान होते हैं, यानी कि इसमें कितने कितने, जैसे दोहा है, दोहा में इसमें 13 होंगे और इसमें भी 13 होंगे, ठीक है। इसमें 11 होंगे तो आपको फोर्थ में भी 11 ही दिखेंगे। तो इस तरीके से इसमें कहा गया है, ठीक है। तो देखो जो हमारा फर्स्ट और थर्ड चरण है उसमें 13 13 और जो सेकंड और फोर्थ चरण उसमें 11 11 जो है हमारे मात्राएं होंगी। उसके बाद है सोरठा में भी पहले और तीसरे में 11 और जो हमारा दूसरा और चौथा उसमें 13, मतलब कि ये ना एक दूसरे का उल्टा है भाई, ठीक है। ये एक दूसरे का उल्टा है कि भाई यहाँ पे क्या है 13 13 11 11 है, यहाँ पे 11 11 13 13 है, ठीक है। उसके बाद बरवे क्या होगा, बरवे में 12, जो पहले और तीसरे चरण में 12 होंगे, दूसरे और चौथे चरण में 7 होंगे। उसके बाद उलाला छंद में क्या होगा कि पहले और तीसरे में 15 होंगे और दूसरे और चौथे में 13 होंगे। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोहा छंद में क्या होता है भाई, देखो यह अर्ध सममात्रिक छंद है। चीज़ें याद रख लेना कि भाई दोहा छंद किस में आता है, रोला छंद किस में आता है। रोला का तो आपको पता है सममात्रिक छंद में आता है, ठीक है। और जो दोहा है हमारा अर्ध सममात्रिक छंद में आता है। अब देखो इसके पहले वह तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं एवं दूसरे व चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी 13 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी 11 11 मात्राएं होंगी। मैंने आपको बताया था कि पहले और तीसरे में 13 13, ये सिर्फ इसकी है, ठीक है, दोहा छंद की। और दूसरे और चौथे में कितनी होंगी हमारी 11 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। और दोहा मूल रूप से किसके लिए जो जाना जाता है भाई, दोहा मूल रूप से अपभ्रंश भाषा का छंद है। किसकी भाषा का छंद है, अपभ्रंश भाषा का छंद है। इसके सम चरणों में के अंत में लघु होना आवश्यक है, यानी कि इसके जो चारों जो चरण होते हैं ना, तो उसमें लघु होना आवश्यक है, लघु का चिन्ह ज़रूर मिलेगा। तो देखो अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट लो, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। देखो राम नाम की लूट है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हमें ये बताना है कि ये लघु और गुरु वर्ण कैसे आया। देखो आ की मात्रा है तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि गुरु का वर्ण आता है। फिर मैं है, मैं में क्या आता है, लघु आता है। जिसने भी नहीं देखी है भाई वीडियो तो ये आप पहले स्टार्टिंग से देख लेना, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ठीक है। नाम में आ की मात्रा है तो हमारा गुरु आ जाएगा। और जो अगर मैं ए की साउंड आ रही है, ए की मात्रा है, ए की तो कोई मात्रा ही नहीं होती, खाली मैं है, तो वो हमारा लघु आ जाएगा। बड़ी ई की मात्रा है की में तो हमारा कौन सा आ जाएगा, गुरु आ जाएगा। लय में कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, गुरु आ जाएगा। टै में कोई मात्रा नहीं है तो लघु आ जाएगा। है में ये ए की मात्रा है तो हमारा कौन सा आ जाएगा, है में ए की मात्रा है तो ये हमारा लघु गुरु आ जाएगा। उसके बाद में लय में बड़े ऊ की मात्रा है तो गुरु आ जाएगा। टै में कोई मात्रा नहीं है, लघु आ जाएगा। सै में लघु आ जाएगा। और कै में ए की मात्रा है तो हमारा कौन सा आ जाएगा, गुरु आ जाएगा। तय में ओ की मात्रा है तो गुरु आ जाएगा। लय में बड़े ऊ की मात्रा है, गुरु आ जाएगा। और टै में कोई मात्रा नहीं है, लघु आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको कीजिएगा, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट लो। अब देखो ये हमने अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई देखो एक मिनट, इन्होंने क्या कहा है कि भाई जो चरण है ना,
कि भाई प्रत्येक चरण में 13-13 मात्राएं एवं दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि अब हम देखेंगे कि पहला और तीसरा में कितनी 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में यहाँ पे हमें 11-11 देखनी है। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, एक मिनट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे कितनी होगी हमारी 13, ठीक है, ये हमारी 13 हो गई। उसके बाद इसमें कितनी होनी चाहिए, इसमें 11 होनी चाहिए। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कितनी है हमारी 11 है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारी 13 होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 13 12 13 11 12 13, ठीक है, तो ये हमारी 13 ही हैं। इसमें देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें हमारी कितनी है 11 हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि भाई हमारा जो पहला और तीसरा चरण है इसमें हमारी 13-13 हैं, ठीक है, और हमारा जो दूसरा और चौथा चरण है इसमें हमारी कितनी है 11-11 मात्राएं हैं। अब यही चीज़ हमारे जो चौथा छंद है ना इसमें क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यानी कि इसकी जो है ना पहले और तीसरे चरण में कितनी हो जाएगी 11-11 हो जाएंगी और दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पे 13-13 हो जाएंगी। चलिए पढ़ते हैं हमारा सोरठा छंद। सोरठा छंद में क्या कहा गया है, देखो यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यह दोहा का उल्टा होता है, अर्थात इसके पहले व तीसरे चरण में, देखो पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि देखो आपको अब ये तो पता लग गया कि गुरु और लघु कैसे निकाला जाता है। अब हम इनको क्या है गिनते हैं, ठीक है, अब हम इनको काउंट करते हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक मिनट मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चले गई यहाँ तक, हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यहाँ पे 11 होगी, उल्टा है। अब देखो 13-13 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे कितनी होगी 13, ठीक है। और आप इनको भी काउंट करके देख लेना, इनमें भी ऐसे लगेगा कि पहले और तीसरे चरण में हमारी 11-11 हो गई और दूसरे और चौथे चरण में हमारी 13-13 मात्राएं होंगी। यानी कि जो एक चीज़ और ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि भाई जो सोरठा छंद है, जो सोरठा छंद है ये कौन से छंद का उल्टा होता है, सोरठा छंद कौन से छंद का उल्टा होता है, तो ये हमारा कौन सा छंद हो जाएगा भाई, ये हमारा दोहा छंद का उल्टा होता है, ठीक है। और दोनों ही ये छंद कौन से होते हैं, ये दोनों ही छंद हमारे अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं, अर्ध सममात्रिक, ठीक है, दोनों ही हमारे अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट छंद पे चलते हैं जो कि है हमारा बरवे छंद। बरवे छंद जो है हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, तो बरवे छंद करते हैं। देखिए ये क्या कहता है कि बरवे छंद जो है यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके छंद के पहले व तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे व चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। यानी कि पहले और तीसरे चरण में कितनी 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में हमारे कितनी 7-7 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि सम चरणों के अंत में जगण तथा तगण के प्रयोग से छंद में मिठास आती है। देखो जगण का अर्थ होता है यानी कि 2 लघु और 1 गुरु, ठीक है, 2 लघु 1 गुरु। और जो तगण का अर्थ क्या होता है, जिसमें 2 गुरु और 1 लघु होता है। मैंने आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो इन चीज़ को याद रखें कि इनसे क्या आ जाती है, छंद में मिठास आ जाती है। अब देखो और क्या कहा गया है, वो देखो इसे अवधि का निजी छंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवधि का निजी छंद भी कहते हैं। किसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में कि भाई अवधि का निजी छंद किसको कहा जाता है, बरवे छंद को कहा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है कि भाई सबसे पहले देखो सबसे मिलकर रहमन बैर विसान दुर्लभ नर्तन पाकर
कर उपकार। तो आप इसको भी ऐसे ही गिन सकते हो, जैसे कि देखो हमारा वर्वे छंद है, कितनी 12 12 7 7 मात्राएं बोली है ना इन्होंने, कितनी 12 और 7, यानी कि पहले और तीसरे में 12 और दूसरे और चौथे में 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यहाँ पे 12 हो गई, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12, तो यहाँ तक 12 हो गए। अब देखो इसमें 7 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो है वर्वे छंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा उलाला छंद। उलाला छंद को करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि भाई यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। इस छंद के पहले व तीसरे चरण में 15 15 मात्राएं और दूसरे व चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। इसमें हमारी उलाला छंद में कितनी होती हैं, 15 15 और 13 13 मात्राएं, यानी इसमें आप काउंट करके देखोगे तो हमारे इसमें कितनी होगी, 15 15 मात्राएं, और इसमें हमारी इन दोनों में, मतलब कि इन दोनों में हमारी 15 15 मात्राएं होंगी और इन दोनों में हमारी कितनी 13 13 मात्राएं होंगी। आप काउंट करके देख सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट छंद पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में क्या है, देखो विषम मात्रिक छंद में 2 हैं। 2 कैसे हैं, एक मिनट देखिए। जिस छंद में 2 या 2 से अधिक चरण समान हो, 2 या 2 से अधिक चरण, 4 चरण बताए थे, तो 2 या 2 से अधिक चरण समान होते हैं, तो वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे चरण होते हैं, वो हमारे विषम मात्रिक छंद होते हैं, ठीक है। अब देखो कुंडलियाँ, कुंडलियाँ क्या है भाई, ये 2 पार्ट है भाई इसके, जैसे कि हमने उसमें रोला दोहा वर्वे छंद ये सारे किए थे ना, वैसे ही विषम मात्रिक छंद में कुंडलियाँ और छप्पा ये 2 ही आते हैं और कोई नहीं आता, ठीक है। तो देखो कुंडलिया छंद क्या होता है, कुंडलिया छंद दोहा और रोले का मिक्स होता है, मतलब कि कुंडलिया छंद जो होता है जिसमें दोहा प्लस रोला दोनों ही आते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ ना भी समझ में आए ना तो आप इसे समझना कि पहला और अंतिम शब्द, पहला और अंतिम शब्द बराबर होगा। यानी कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपको दे दिया सावन, एक मिनट, यानी कि ये आपको यहाँ पे दे दिया सावन, ठीक है, सावन, और ऐसे ऐसे करके आपको ये पंक्तियाँ दे दी, ठीक है, ऐसे काफ़ी बड़ी बड़ी पंक्तियाँ दे दी, और यहाँ पे लास्ट में भी यही वर्ड आ गया सावन, ठीक है, यही वर्ड आ गया सावन, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, ये हमारा कुंडलिया छंद में हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रख लेना कि जिसकी शुरुआत भी उसी शब्द से हो और जिसकी अंतिम यानी कि उसका जो अंत है वो भी उसी शब्द से हो, तो वो हमारा कुंडलिया हो जाएगा। लेकिन कई शब्दों में क्या होता है, कई शब्दों में हमारा क्या होता है, मतलब कि कई पंक्तियों में क्या हो जाता है कि यहाँ पे तो वही सेम शब्द आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे तो सेम शब्द आ गया, मान लो यहाँ पे हमने सावन लिखा, लेकिन ये जो पंक्तियाँ आगे आगे हुई हैं, ये पंक्तियाँ, इनमें यहाँ पे ये सेम शब्द नहीं आया, लेकिन यहाँ पे कोमा लग के यहाँ से जो स्टार्ट हुई ना लास्ट वाली पंक्ति, यहाँ पे सावन आ गया, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या माना जाएगा, वो भी हमारा कुंडलिया में ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई या तो अंतिम शब्द हो या अंतिम शब्द का जो चरण होता है ना उसका पहला शब्द हो, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, वो भी हमारा कुंडलिया हो जाता है। उसके बाद देखो क्या है कि भाई छप्पे, छप्पे क्या होता है, छप्पे का मतलब इच्छा होता है, यानी कि जिस छंद में 6 चरण हो। अब देखो हमारे किस में है, हमारे तो देखो ऐसे होता है जिसमें 6 पंक्तियाँ 6 चरण हो, वो क्या होता है हमारा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना 6 चरण हो, 6 पंक्तियाँ हो, तो वो हमारा छप्पे छंद में आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रख लेना, ये तो सिर्फ इसी से ही याद रह जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, रोला और उलाला दोनों ही क्या होते हैं, आधे आधे में आते हैं, यानी रोला भी मिक्स होता है, उलाला भी मिक्स होता है। दोहा रोला कुंडलिया में, रोला उलाला छप्पे में, ठीक है। चलिए अब हम इनको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। देखो कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद क्या होता है कि भाई यह विषम संयुक्त मात्रिक छंद होता है। क्या होता है, विषम संयुक्त मात्रिक छंद होता है जिसमें 6 चरण होते हैं। मैंने आपको बताया कि 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला को मिलाने से बनने वाली छंद रचना को कुंडलिया कहते हैं। दोहा और रोला को मिलाने से बनने वाली छंद रचना को क्या कहते हैं, हम कुंडलिया कहते हैं। इस छंद में काव्य की पंक्तियाँ जिस शब्द से शुरू होती हैं उसी शब्द पर खत्म हो जाती है। देखो आपको ये तो पूछेगा नहीं कि भाई कुंडलिया की डेफिनेशन बताओ कुंडलिया छंद की, आपको सिर्फ ये पूछेगा कि आपको पंक्तियाँ दे दी जाएंगी और उन पंक्तियों में आपको ये बताना है कि ये छंद कौन सा है। तो आपको ये देख लेना है कि भाई पहला और अंतिम वर्ड कौन सा होगा, सेम होगा, तो ये हमारा कुंडलिया छंद में हो जाएगा। अगर पहला और अंतिम वर्ड ना हो तो ये जो लास्ट वाला जो चरण होता है ना, तो उसका पहला हो,
उसमें आ जाए तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा कुंडलिया छंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा छप्पय छंद। छप्पय छंद में क्या होता है, देखो यह विषम मात्रिक छंद होता है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखें, छप्पय छंद में 6 से छप्पय और 6 से 6 चरण, ये चीज़ याद रख लेना, इससे ज़्यादा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं कि रोला और उलाला को मिलाने से बनने वाली छंद रचना को छप्पय छंद कहते हैं। इसके पहले 4 चरण रोला छंद के एवं अंतिम 2 चरण क्या हैं, उलाला छंद के होते हैं। पहले 4 चरण कौन से होते हैं, पहले 4 चरण हमारे रोला छंद के होते हैं, अंतिम 2 चरण किसके होते हैं, हमारे उलाला छंद के होते हैं। प्रथम 4 चरणों में 26-26 मात्राएं तथा अंतिम में 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद जिसमें 6 पंक्तियां हो वहाँ छप्पय कहलाता है। ये चीज़ याद रखना, जिसमें 6 पंक्तियां दी गई हो ना वो भी छप्पय कहलाता है, 6 चरण दिए गए वो भी छप्पय। आपको ये इस जो छप्पय छंद है ना, इसमें आपको ये काउंटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ देख सकते हो छप्पय छंद में कि भाई उसकी पंक्तियों के चरण जो होंगे वो 6 होंगे या फिर पंक्तियाँ ही क्या होंगी, हमारी 6 होंगी, ऐसे करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट छंद पे एक चीज़ और नोट लिख रखा है, मैंने आपको नोट करके लिखा हुआ है कि भाई देखो चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का बादशाह कहते हैं। चंद्रबरदाई को क्या कहते हैं, छप्पय छंद का बादशाह कहा जाता है। और एक और मैंने बताया था कि हर गीति का छंद को किसका बादशाह कहा जाता है भाई, हर गीति का छंद को, तो वो था हमारा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए वार्णिक छंद, ये जो मैंने आपको कराई है यहाँ तक ये छंद हमारे कौन से थे, ये छंद थे हमारे मात्रिक छंद। अब हम करेंगे वार्णिक छंद। ठीक है, जो हमारे इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, मैं वही आपको करा रही हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है पेपर के लिए और हमें ये करने भी हैं। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो आप कोशिश कीजिए कि आप समझो, इसको बार बार देखो। ठीक है, तो अब हम करेंगे वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में क्या होता है, देखो जिस छंद में वर्णों की गणना हो, जिस छंद में वर्णों की गणना, यानी वर्णों, यहाँ पे जब मात्रिक छंद में हमने मात्राओं की गणना करी थी। ठीक है, अब हम करेंगे वर्णों की गणना, उसे वार्णिक छंद कहते हैं। जिस छंद में वर्णों की गणना हो उसे वार्णिक छंद कहते हैं। वार्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है। वार्णिक छंद के सभी चरणों में किसकी संख्या समान रहती है भाई, हमारे किसकी संख्या समान रहती है, वार्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की जो संख्या होती है वो समान रहती है और लघु गुरु का क्रम जो है वो भी समान रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो वार्णिक छंद है उसके हम पॉइंट करते हैं, हमारा जो मेन है मैंने वही लिया है, सवैया छंद। सवैया छंद हमारे पेपर में बहुत बार आया हुआ है, चलिए करते हैं। यह एक वार्णिक छंद है, बिल्कुल ठीक है, कि जो सवैया छंद है एक वार्णिक छंद है। ठीक है, जिसमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है, जो वर्ण होते हैं ना उनकी संख्या निश्चित होती है। अब वर्ण जो संख्या होती है उनकी निश्चित होती है और प्रत्येक चरणों में वर्णों का क्रम भी निश्चित होता है। मैंने आपको संख्या और क्रम का बताया हुआ था कि भाई संख्या क्या होती है और क्रम क्या होता है। कि भाई जो संख्या होती है वो क्या होता है कि वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं, और जो क्रम होता है वो क्या होता है कि लघु गुरु के स्थान पर निर्धारण को क्या कहते हैं हम, वो क्रम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो लघु है और गुरु का जो स्थान का निर्धारण होता है वो हमारा क्रम में आ जाता है, और संख्या जो है हमारे वर्ण और मात्राओं की जो गणना होती है ना, वर्ण और मात्रा की जो गणना होती है वो हमारी संख्या आती है। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ और ये जो लाइन है ना आप यहाँ देख रहे हो कि जिसमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है और प्रत्येक चरणों में वर्णों का क्रम भी निश्चित होता है, ये आपको हर वार्णिक छंद में मिलेगा। इस चीज़ को आप याद रख लेना कि जिसमें वर्णों की संख्या निश्चित हो और वर्णों का क्रम भी निश्चित हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा मतलब कि वार्णिक छंद में आता है। तो वार्णिक छंद का ये पार्ट है सवैया छंद, जिसमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है, प्रत्येक चरणों में वर्णों का क्रम भी निश्चित होता है। सवैया छंद में 22 से 26 वर्णों के 4 चरण होते हैं। 22 से 26 वर्ण, यानी जिसमें अब हम वर्ण की गणना करेंगे, और वर्ण की गणना करेंगे तो उनमें से गिनते वक्त जिसमें 22 से अगर 26 वर्ण आते हैं तो वो हमारा सवैया छंद हो जाएगा। ठीक है, एक सवैया छंद में कविता में एक विशेष लय और ताल प्रदान करता है। सवैया छंद जो है वो कविता में क्या करता है, एक विशेष लय और ताल प्रदान करता है, यानी राइमिंग देता है। देखो एग्जाम्पल के लिए, मानुष हो तो वही स्थानी, बसो ब्रिज गोकुल के द्वारा। अब देखो इन्होंने क्या कहा था, 22 से 26 वर्ण। ठीक है, 22 से 26 वर्ण बोला। अब हम इनको काउंट करते, देखो 1 2, इसमें लघु गुरु का कोई चक्कर नहीं, इसमें हमने सिर्फ वर्ण गिनने हैं, ना कोई मात्राएं गिननी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आधा वर्ण नहीं गिनते हम, 22, 23, 24। अभी ये कितने हैं? 24 वर्ण हैं, तो 24 वर्ण हो गए। तो ये हमारे कितने किस में आ गया भैया? हमारे सवैया छंद में आ गया। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सवैया छंद तो है, लेकिन सवैया छंद में भी कौन से वाले छंद में है? देखो सवैया छंद के प्रकार देखते हैं। ठीक है, सवैया छंद के प्रकार। अब हमें इन प्रकारों में सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ये देखना कि वर्ण। अब देखो सवैया छंद में कितने वर्ण थे भाई? सवैया छंद में से 22 से 26 वर्ण। ठीक है, अब देखो सवैया छंद का सबसे पहला छंद है हमारा, प्रकार जो है 5 होते हैं, उनमें से फर्स्ट है मदिरा सवैया। मदिरा सवैया में 22 वर्ण होते हैं। ठीक है, मदिरा सवैया 22 वर्णों का होता है। मतगयन सवैया, मतगयन सवैया कितने? 23 वर्णों का होता है। दूसरा नाम मालती सवैया है। दुर्मिल सवैया 24 वर्णों का होता है। सुंदरी सवैया 25 वर्णों का होता है। मुक्तहरा सवैया 26 वर्णों का होता है। ठीक है, तो ये हमारे सवैया छंद के प्रकार है। कौन कौन से? मदिरा, मतगयंद, दुर्मिल, सुंदरी, मुक्तहरा। अब इनके है ना हमें वर्ण ही इंपॉर्टेंट है, वर्ण ही हमें याद करनी है। देखो जो मदिरा जो होता है, मदिरा सवैया 22 वर्णों का, मतगयंद 23 वर्णों का, मालती सवैया भी आ जाता है कई बार पेपर में। ठीक है, और दुर्मिल सवैया 24 वर्णों का, सुंदरी सवैया 25 वर्णों का और मुक्तहरा 26 वर्णों का। तो इन्हीं के चक्कर में जो सवैया छंद है वो 22 से 26 वर्णों का होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो गिने थे, तो यहाँ पे इस जो हमारे ये पंक्ति है इसमें हमने 24 गिने थे। तो 24 हमारे किस में है भाई? 24 हमारे दुर्मिल सवैया में है। तो यही हमारा जो अगर ऑप्शन में ये आ गए ना, तो ये हमारा दुर्मिल सवैया राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं आया, बाकी और छंद आ गए, तो हम उसमें उसको आंसर हम क्या करेंगे? सवैया छंद करेंगे, क्योंकि ये 22 से 26 के बीच में है। चलिए अब मालिनी छंद करते हैं। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए मालिनी छंद क्या होता है। देखो मालिनी छंद एक वार्णिक छंद है, सबको पता है, जिसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण। इसमें कितने होते हैं? 15 वर्ण। ठीक है, यह छंद 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण के क्रम में व्यवस्थित हुआ है। ये मैंने आपको पेपर में भी बताया है बहुत बार। क्या बताया है कि 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण। अब ये क्या होते हैं भाई? नगण, मगण, यगण। देखो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक नगण क्या होता है कि एक नगण में 3 लघु वर्ण होते हैं। लघु वर्ण मैंने आपको बताया कि लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं? लघु वर्ण, देखो लघु वर्ण मैंने आपको बताया था कि भाई जिसमें ए, ई, छोटी ई, फिर इसके बाद है छोटा ऊ और ऋ से ऋषि, जिसमें ये शब्द आते हैं ये हमारे लघु वर्ण होते हैं। तो इसमें साइन भी ये आएगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि आपके एक नगण में 3 लघु वर्ण। 3 लघु वर्ण कौन से हो गए? 3 लघु वर्ण हो जाएंगे हमारे। ठीक है, नगण, ये क्या हो गया हमारा? एक नगण हो गया, नगण। ठीक है, उसके बाद मगण क्या कहा था? एक मगण में 3 गुरु होते हैं। अब मगण में तीनों ही गुरु होते हैं, यानी कि तीनों ही क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और मैंने आपको बताया था गुरु किस में आते हैं? गुरु में बाकी जो ये जो अंग है और अह स्वर छोड़ के ये अयोग वहाँ में आते हैं, इनको छोड़ करके बाकी और इनको मैंने आपको बताया था ई, ऊ और री, इनको और इनको छोड़ के बाकी जो वर्ण होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? वो हमारे गुरु वर्ण में आते हैं, यानी कि दीर्घ होते हैं। उसके बाद यगण। यगण में क्या होते हैं कि एक यगण में 1 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं, यानी कि 1 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं, ये हमारा यगण हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मालिनी छंद क्या होते हैं? मालिनी छंद में 15 वर्ण आते हैं। यह छंद जो 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण के क्रम में व्यवस्थित होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा कवित छंद। कवित छंद में क्या है भाई? कवित छंद में है, कवित एक वार्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। कवित कौन सा छंद है? वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद में कितने हैं? 4 चरण होते हैं, सबको पता है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, यानी पूरी जो प्रत्येक चरण जो होता है उसमें 31 वर्ण होते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? मनहरण घनाक्षरी भी कहा जाता है। किसको? कवित छंद को। कवित छंद को मनहरण घनाक्षरी भी कहा जाता है। 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। कितने? 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। ठीक है, अब देखो
मैं आपको बताती हूँ कि भी इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है ना जो, ये इसका एग्जाम्पल गलत हो गया है, तो आप मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से इस चीज़ के लिए, तो इस पर मत जाइएगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बता देती हूँ, ठीक है। देखो, द्वारे में राइटिंग देख लेना फ्रेंड्स। एक हमारा जो है वाक्य है, द्वारे में, दिसान में, दूनी में, देश देशन में, देखी दीप दीपन में, दीपत दिगंत है। अब देखो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रही हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई कवित छंद में कितने 31 वर्ण होते हैं और कितने 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, और 16, पहले 16 पे यति होगी, ठीक है, उसके बाद 15 पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ ये हमारे 15 हो गए और यहाँ तक हमारे कितने हो गए थे भाई, 16 हो गए थे। तो हमारे क्या हो गया, 15 और 16 कितने होते हैं, हमारे 31 होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाए, मतलब कि आंसर क्या, तो यह हमारा कवित छंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट छंद पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वंश शत छंद। वंश शत छंद क्या कहलाता है कि यह एक वार्णिक छंद है। कौन सा वार्णिक छंद है, सॉरी वर्णिक छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने, 12, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। इन वर्णों का क्रम जगण, तगण, जगण और रगण होता है। जगण का भी मैंने बताया था आपको, आप पीछे वीडियो में देखेंगे जाके कि जगण में कितने गुरु और कितने लघु होते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल हम इसको पढ़ते हैं, एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। देखो क्या कहता है कि भाई जैसे, अब देखो जगण का मैंने आपको बताया था, मैंने आपको रगण का नहीं बताया था। रगण क्या होता है, रगण में क्या होता है, हमारा 2 लघु होते हैं और एक क्या होता है, सॉरी 2 गुरु होते हैं और एक लघु होता है, तो ये हमारा रगण हो जाता है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए आपको नहीं जगण तगण के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ये तो बस आपको वैसे ही याद करने के लिए करना है। आपको क्या करना है, आपने ये ना ये 12 वर्ण गिनने हैं, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण, एक चरण में 12 वर्ण हमें गिनने हैं। कैसे गिनने हैं देखिए, देखो 1 2 आधा वर्ण हम नहीं गिनते, 3 4 आधा वर्ण हम नहीं गिनते, 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये मैं आधा वर्ण है क्योंकि हलंत लगा हुआ है तो ये भी नहीं गिनते। तो ये हमारे कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर विराम लग गया, ठीक है। तो ये भी हमारे 12 वर्ण हो गए, यहाँ पे भी हमारे 12 वर्ण हो गए। अब देखो 1 2 3 4 5 आधा मैं नहीं गिनते, 6 7 आधा से नहीं गिनते, 8 9 10 11, और एक चीज़ और रह गई, क्या रह गई, हाँ 11 ही रहेगी क्योंकि आधा वर्ण नहीं गिनते, लेकिन ये आधा ये और आधा ये हो गिन के ना ये एक बन जाता है, आधा आधा एक होता है ना, तो आधा आधा गिन के एक हो जाता है, तो ये हमारे 12 वर्ण हो गए, ठीक है। तो वंश शत छंद जो होता है इसमें क्या होता है, वार्णिक छंद है, और ये हमारे 12 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ण में 12 होते हैं। और ये जगण तगण रगण ये आप याद करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है यही चीज़ें पूछी जाती है कि ये कौन सा छंद है, ठीक है, तो आप ध्यान रख लेना। उसके बाद है हमारा शिखरणी छंद। शिखरणी छंद भी क्या है, एक वार्णिक छंद है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि छंद कुछ अन्य छंदों की तरह मात्रा की संख्या की बजाय अक्षरों की संख्या पर आधारित होते हैं। जो अक्षरों की यानी कि जो वर्ण होते हैं, अक्षरों यानी वर्ण, मैंने आपको ब्रैकेट में लिख के दिया हुआ है, इसकी संख्या पर आधारित होते हैं।
प्रत्येक पद में 17 अक्षर होते हैं। इसका हम इतना ही याद रखेंगे, यही हमारा इम्पोर्टेंट है कि भाई जो शिखरणी छंद होता है इसमें क्या है, अक्षरों की संख्या पर यानी वर्णों की संख्या पर बल दिया जाता है और इसमें 17 अक्षर होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। आपके लिए एग्जाम्पल होगा तो आप इसको कर सकते हैं, 17 वर्ण गिन के। उसके बाद है वसंतलिका छंद। ये क्या है आपका, है ना, देखो वार्णिक छंद यहाँ पे शिखरणी छंद तक हमारे इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद एक वृत्त छंद है, वृत्त छंद, सॉरी वृत्त नहीं, एक समवर्णिक वृत्त छंद, समवर्णिक वृत्त छंद। ये फ्रेंड्स इसका है ना मैं इसलिए ले आई थी क्योंकि है ना ये मतलब कि वैसे तो बहुतों में नहीं आया हो, लेकिन एक पेपर था तो उसमें ये वसंतलिका छंद आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ले लो। वो भी ऑप्शंस में आया हुआ था और ऑप्शंस राइट नहीं था ये, लेकिन ऑप्शंस वाले भी हमें करने चाहिए, क्या पता कब क्या दे। तो इसलिए मैं आपको ये आपके लिए लेके आ गई हूँ कि यह एक समवर्णिक वृत्त छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब देखो आपका जो है छंद फ्रेंड्स मेरी तरफ से यहाँ पर आपके है ना कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जो छंद होते हैं मेरी तरफ से यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। आप बताना कि भई आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको भाई थोड़ी सी राइटिंग में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी कमेंट में कर सकते हैं, तो फिर मैं कहीं कुछ और करके देखूँ आपके लिए। ठीक है, टाइपिंग वगैरह करके, तो आप बता सकते हैं कमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेके आऊँ एचटेट के लिए और आप अपना अच्छे से एचटेट पास कर सको। थैंक यू फ्रेंड्स।